Good evening, all of you. Today is the third lecture in Newton's laws of motion. लास्ट लेक्चर हमारा जो है वो डाउट सेशन था, तो उसको हम लोग इसमें मतलब कि लॉज ऑफ मोशन के सीरीज़ में काउंट नहीं करेंगे, वो डाउट के ही फॉर्म में रह जाएगा। तो ये ऑर्डर में जो हमारा वो थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। और उससे पहले जो हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मेनली जो है बेसिक एप्लीकेशन किए थे, है ना, जिसमें चाहे वो सिंगल ब्लॉक रहा हो, चाहे टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी हमने किया जो आपस में कनेक्टेड हैं या दे आर इन कॉन्टेक्ट, ये नीट का क्वेश्चन है। 3 ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके बाद स्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट किया। स्ट्रिंग में बताया कि भाई जो स्ट्रिंग है वो मासलेस अगर है तो उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मैंने बताया आपको मॉड्यूल में, और मतलब आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में। तो इस पार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला जो डाउट सेशन होगा उसमें जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी उसको देखा जाएगा। अगर अगर उससे पहले भी अगर आपको कोई बात दिक्कत लग रही है तो आप उसे व्हाट्सअप कर दीजिए कि ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो उसको देख लेंगे, इंडिविजुअली भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर कलेक्टिवली जो वो डाउट सेशन में आएगा। तो मोशन ऑफ 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मासलेस भी हो सकती है, उसका मास भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है हम लोग मोस्टली जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग इनएक्सटेंसिबल ही मान के चल रहे हैं। इनएक्सटेंसिबल है, वो एक्सटेंड नहीं होगी, और इसके ऊपर काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कशन किया, बातचीत किया। ये फार्मूला जो एक हमने दिया कंबाइंड एक्सेलेरेशन का, अगर आपको लगता है कि कोई सिस्टम जो है वो एक साथ चल रहा है, यानी एक साथ चलने में ये ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक साथ चलने का मतलब एक है ना, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखेंगे इसके बारे में। तो मूविंग टुगेदर का जो वर्ड है वो हम यूज़ करेंगे आगे भी। इसके आगे मैंने बताया कि जो है हम लोग पुली प्रॉब्लम्स करेंगे, तो पुली की कुछ मैंने इमेजेस यहाँ पे पेस्ट की हैं आपको दिखलाने के लिए कि पुली सिस्टम कैसा होता होगा। तो पुली के जो डिज़ाइन है उसके अंदर ग्रुप बना दिया गया है ना, और हम उस पर स्ट्रिंग को पास कर देंगे। इस हुक को आप कहीं टांग दीजिए, है ना, ये पुली घूमेगी या नहीं घूमेगी भी इससे कोई मतलब नहीं है। अभी बर वक्त पुली का काम है सिर्फ जो है इस स्ट्रिंग को सपोर्ट करना। हम स्ट्रिंग को ना, क्वेश्चन में होगा 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, ठीक है। तो पासिंग हो रहे पुली में, पुली से पास हो रहे, पुली का काम है खाली सपोर्ट करना, और स्मूथ पुली लेंगे तो दोनों साइड, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो हर जगह टेंशन सेम, और अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ द पुली विल बी सेम, है ना, टेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रिंग विल बी सेम। तो ये तब होगा जब ये पुली फ्रिक्शनलेस होगी, भले उसका मास हो चाहे ना हो, फ्रिक्शन लेस होगी तो टेंशन दोनों साइड सेम होगा, क्योंकि वो आसानी से स्लिप कर जाएगी। तो टेंशन में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि बीच में कोई रेजिस्टेंस आएगा तो फिर वो टेंशन को बदलेगा, क्योंकि वो आसानी से स्लिप नहीं होने देगा। तो ये तो पिक्चर हो गया फोटोग्राफ टाइप का। और जो मतलब हम लोग जो बनाएंगे, है ना, ये क्लैंप है जिसकी हेल्प से हम उसको सस्पेंड करते हैं, है ना, वो रोटेट भी कर सकती है। रोटेशन का कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन में आएगा, यहाँ पे रोटेशन का कोई एस्पेक्ट नहीं। हाँ, पुली का मास हो सकता है, उससे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा देख लेंगे, लेकिन अगर वो फ्रिक्शन लेस है तो दोनों साइड टेंशन सेम होगा, भले उसका मास हो चाहे ना हो। मास होगा तो मास का काम जो होता है वो करेगा, वेट में कहीं न कहीं काम आएगा। तो हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं, इसका पिक्टोरियल डायग्राम वो इस तरीके का बनाते हैं, और भी बहुत सारे डायग्राम हम बनाएंगे। तो ये पुली है, इसको हमने जो क्लैंप है उसको खाली हमने कह दिया कि एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया, खाली एक इस ना जो ये जो लोहे का क्लैंप बना हुआ है, इस क्लैंप के बजाय हमने सिंपली एक स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। और ये इसका जो ग्रुप पार्ट है जिसमें दिखाई नहीं दे रहा 2 डायमेंशनल डायग्राम में, और ये एक डायग्राम है। इस तरीके के बहुत सारे डायग्राम होंगे इन्वॉल्विंग स्ट्रिंग ब्लॉक एंड पुली सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक एंड पुली। तो पुली की बारे में सबसे पहले तो ये है कि वो मासलेस हो सकती है, उसका मास भी हो सकता है। फ्रिक्शनलेस लेंगे, फ्रिक्शन वाली पुली होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्रॉब्लम का लेवल अलग होगा, वो यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। वो फ्री टू रोटेट है या फिक्स्ड है, इससे हमको ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली हम मान के चलेंगे कि वो रोटेट का कोई काम नहीं है, तो ये वाला पार्ट अभी यहाँ पे स्किप रहेगा, ठीक है। इफ द पुली इज फ्रिक्शनलेस
द टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग पासिंग ओवर इट विल बी सेम, दोनों साइड टेंशन सेम होगा, यहाँ पे टेंशन सेम होगा, यहाँ पे टेंशन सेम होगा, है ना। अगर इस स्ट्रिंग का मास है तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन अलग हो सकता है, लेकिन जस्ट लेफ्ट साइड और जस्ट राइट साइड में टेंशन सेम होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। हालांकि स्ट्रिंग का इस पुली वाले सिचुएशन में स्ट्रिंग को मासलेस ही लेते हैं, इसलिए उसमें खामखा में बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हमको बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। हम लोग जाहिर सी बात है कि जो देखिए मैं आपको बता दूं, पहला जो हमारा लेक्चर हुआ दैट वाज ओनली बेसिक डेफिनेशंस, दूसरा हुआ वो नेक्स्ट बेसिक लेवल की एप्लीकेशन, और ये अब पुली प्रॉब्लम जो दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन। तो हर लेक्चर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ना पहला एकदम बेसिक, फिर थोड़ा सा बेसिक लेवल ऑफ एप्लीकेशन, फिर ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन, और अगला लेक्चर होगा वो उसके भी नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो ये आपका थर्ड लेक्चर है। देखिए, मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग passing over a pulley, motion of two blocks connected by a string passing over a pulley। ये जो सिस्टम है इसको हम लोग एटवुड मशीन भी कहते हैं। कहीं पे अगर आपसे सिंपली बोल दिया जाए एटवुड मशीन में ये दो ब्लॉक के मास दिए, तो क्या नाम, ये एटवुड मशीन नाम कहाँ से आ रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसमें क्या अरेंजमेंट होता है। ये पुल्ली है जो हमने किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया है, वो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड, किसी स्ट्रिंग से सस्पेंड किया जा सकता है। ये स्ट्रिंग जो है दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली है ना, इस तरीके से ये स्ट्रिंग थी, दो ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली, फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसको पुल्ली से पास कर दिया, हमने इसको पुल्ली से पास कर दिया, और इस तरीके से ये डायग्राम ऐसे शक्ल में आ गया, है ना। यहाँ पे जो है स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, पुली फ्रिक्शनलेस है, उसका कोई काम नहीं सवाई है कि वो स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा और स्लिप करने की इजाज़त देगा कि भी स्लिप करते रहो यहाँ से। टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम। अब अगर हम सिस्टम को रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, और फ्रिक्शन है नहीं पुली के ऊपर, तो अगर हम मान लें कि M1 इज़ मोर देन M2 M1 इज़ मोर देन M2, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सिस्टम जो है मूव करना शुरू कर देगा, ये ब्लॉक नीचे जाना शुरू करेगा, एक्सेलरेट करेगा वो, और ये अगर नीचे एक्सेलरेट करेगा, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, अगर इसको नीचे जाना है तो डेफिनेटली इसको ऊपर जाना पड़ेगा। और चूंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, जैसे आप इस सिचुएशन में आप बोलते हो कि भाई आप इस पर फोर्स लगाओगे हैं M1 पे, और दोनों को ज्वाइन करने वाले स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो M1 तभी आगे बढ़ेगा जब M2 बढ़ेगा, या M2 उतना ही बढ़ेगा जितना M1 बढ़ेगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जो है फिजिकल सिचुएशन के हिसाब से अपोजिट होगा, क्योंकि जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगा, ये पुल्ली फिक्स्ड है वैसे भी, ठीक है। तो ये इनके एक्सेलरेशन हम लोग आसानी से देख सकते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। हम चाहें तो इन दोनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग भी बना सकते हैं, पहले हम अलग अलग ही बनाएंगे, ठीक है। टेंशन दोनों साइड सेम होगी, तो आपका जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो ये होगा। देखिए जो है टेंशन इसमें ऊपर की तरफ काम करेगी, M1G नीचे काम करेगा, यहाँ पे M2G नीचे काम करेगा, और टेंशन ऊपर काम करेगी, ठीक है ना। टेंशन जो है वो ब्लॉक से अवे काम करती है, तो इसमें ब्लॉक से अवे, इसमें ब्लॉक से अवे, है ना। ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है M2 का हो गया, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम M1 का। हम दोनों के इक्वेशन अलग अलग लिख सकते हैं। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ M1 डाउनवर्ड will be same as the acceleration of M2 upward, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है ना। हम इसको बाद में और बेहतर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको समझा पाएंगे कि ये जो है जितना ये नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है कि अगर ये X1 अगर ये X नीचे गया तो इसको X ऊपर जाना पड़ेगा,
एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। तो ये इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग का इनएक्सटेंसिबल होना ही जो है ये जो है दोनों ब्लॉक के बीच में एक्सेलरेशन के रिलेशन को समझाता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इसके लिए जो मेजर टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे हम लोग आगे चल के, आपने नहीं सुना होगा और सुनेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंडेशन, यानी इन दोनों ब्लॉक के मोशन में एक तरीके का बाउंडेशन है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट कि भाई मैं मेरी मर्जी में जहाँ चाहे जाऊँ, तुम्हारी मर्जी तुम जहाँ चाहे जाओ, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। और सिचुएशन के हिसाब से अगर ये हैवी है छोड़ा जाएगा तो ये नीचे भागेगा, तो अगर ये नीचे भागेगा तो आप इसको पकड़ लो, M2 को आप पकड़ लो। अब बोलो क्या करेगा, M1 क्या करेगा, यू जस्ट होल्ड ऑन बाय योर हैंड बाय M2, M1 क्या करेगा, नहीं जा पाएगा। हाँ, M2 को पकड़ के रखो, M1 को पकड़ के रखो, इस स्ट्रिंग एक्सटेंड होने वाली है, फिर आप M1 को छोड़ो तो क्या करेगा, वो जाएगा नीचे, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। इसलिए जब आप सिस्टम को छोड़ोगे तो जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। इस चीज़ को हम लोग बाद में और बेहतर टेक्निकल लैंग्वेज दैट इज़ कंस्टेंट रिलेशन के फॉर्म में समझेंगे, लेकिन अभी इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला मेथड मैंने बताया कि हम दोनों का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, तो हमने इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। टेंशन आप देख लीजिए, ब्लॉक के आगे काम करेगी और ये नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो दो फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर, एक M1G और एक T। चूँकि वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम मानेंगे कि M1G T से बड़ा है ना। इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इंडिविजुअल। तो ब्लॉक M1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। और जब M1 नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो M2 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, ऊपर T है और नीचे M2G है। तो अब चूंकि वो ऊपर एक्सेलरेट करा तो उसके लिए माना जाएगा कि T जो है वो M2G से बड़ा होगा। तो उसकी इक्वेशन होगी T माइनस M2G। भाई जो जिधर एक्सेलरेट करेगा उधर का तो फोर्स बड़ा होगा ना। अगर यहाँ पे ये ब्लॉक है और इस पे आपके दो फोर्स काम करें, बहुत सिंपल सी बात है, बोलो मैं कहता हूँ F1 इज मोर देन F2 सपोज कर लो, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या लिखोगे, जाहिर सी बात है कि राइट वर्ड एक्सेलरेट करेगा जब F1 F2 से बड़ा है तो। और इसकी इक्वेशन होगी F1 माइनस F2 बाई M। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, ऐसे बोलो, चाहे अंडरस्टूड सी बात है। एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों का सम करोगे ना, सम करने में क्या होगा, एक राइट है एक लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा। तो इंडिविजुअल बॉडीज़ के हम फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना सकते हैं, बना दिया हमने। फ्री बॉडी डायग्राम क्या, डायग्राम बना, बस उसको आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, उसको सर्किल कर दिया तो वो अलग आइडेंटिफाई हो गया कि अलग से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, इसके बारे में अलग से सोच रहा हूँ। बस ये दो इक्वेशन लिखनी होती है आपको, और इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए M1G M2G पता है, M1 पता है, A और T दो अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ से आपको मिल जाएगा A, दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन में 1 और 2 ऐड कर दोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा A बराबर आ गया M1G माइनस M2G अपान M1 प्लस M2। A की वैल्यू ले आके किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और वहाँ से T के लिए सॉल्व कर लो। ये छोटा सा मैनिपुलेशन आप अलग से कर लेना। 2M1 M2G अपान M1 प्लस M2। प्लीज़ रिमेंबर दिस टू फार्मूले। एडवर्ड मशीन के लिए ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप डायरेक्टली जो है न्यूमेरिकल में उसको जो है ना कर सकते हो। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा मैग्नीट्यूड में, हम इसको बाद में कंबाइंड एक्सेलरेशन का भी नाम दे सकते हैं। कंबाइंड होने का ये मतलब नहीं कि वो जो है दोनों सेम डायरेक्शन में ही जाएं, दोनों एक साथ ही चलेंगे, एक नीचे एक ऊपर भी जा सकता है। तो M1G बड़ा जो मास है M1 है, तो M1G बड़ा वेट माइनस M2G अपान टोटल मास, यही वाला है ना। और टेंशन निकालना है तो आपको किसी न किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। हमने तो खैर दोनों का ही बनाया हुआ है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस टू फार्मूले फॉर एडवर्ड मशीन। एक्सेलरेशन का फार्मूला M1G माइनस M2G अपान M1 प्लस M2 और टेंशन का फार्मूला 2M1 M2G अपान M1 प्लस M2। A की वैल्यू ले आके, ये वाली A की वैल्यू ले आके इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो, वहाँ से आपको T की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, अब उसके बाद इसमें हम और क्या पूछ सकते हैं, जैसे ये जो स्ट्रिंग है ये जो स्ट्रिंग है जो पुली को सपोर्ट कर रही है रूफ से, अगर मैं यहाँ पे टेंशन पूछूं कि इसमें टेंशन, मान लो वी स्ट्रिंग है जो इसने पुली को सपोर्ट कर रखा, पुली को जो है टांग रखा है, तो उसके लिए अब आपको पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये जो टेंशन ब्लॉक पे ऊपर काम कर रही थी, ये टेंशन किस पे काम कर रही है, ये टेंशन पुली पे काम कर रही है, पुली से अवे। ये टेंशन ब्लॉक पे काम कर रही थी, ये टेंशन पुली पे काम कर रही है। तो पुली पे कितनी टेंशन हो गई नीचे तरफ, 2T, समझ गए? T और T दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है। टोटल टेंशन इन स्ट्रिंग की हेल्प से इस पुली पे नीचे की तरफ होगी 2T, और ये पुली इक्विलिब्रियम में है। ऊपर भी एक टेंशन पैदा होगा T डैश। तो और अगर ये पुली मासलेस है तो इसका ये इक्विलिब्रियम में आ गई, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ऊपर T डैश और नीचे 2T, तो ऊपर द रिलेशन क्या आएगा, T डैश। समझ में आ गई बात? T डैश इज इक्वल टू 2T। इफ द पुली इज मासलेस, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग या क्लैम्प सपोर्टिंग द पुली? मैंने बोला वो क्लैम्प हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो सकती है। T डैश की वैल्यू क्या है, तो पुली इज एट रेस्ट, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। आपको पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये टेंशन पुली पे काम कर रही है स्ट्रिंग वाली, ये टेंशन भी पुली पे काम कर रही है, और ये टेंशन जो वो स्ट्रिंग जिसे हमने छत से टांग रखा है। और अगर यहाँ पे पुली का भी मास हो तो उसका भी वेट नीचे काम करेगा, तब आपका T डैश कितना हो जाएगा, ये T, ये mg, 2T प्लस mg, m इज मास ऑफ द पुली, वो T डैश के बराबर होगा, क्योंकि T डैश ऊपर है, mg भी नीचे, ये m किसका मास है, पुली का मास है। तो इफ द पुली हैज मास कैपिटल M, देन T डैश की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। ये टेंशन की डायरेक्शन समझ में आ रही है पुली पे? हाँ, ब्लॉक पे थी ऊपर की तरफ, ये वाले पार्ट में ब्लॉक पे थी ऊपर की तरफ, तो पुली पे नीचे की तरफ। ये ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, तो पुली पे नीचे की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक और पुली का कनेक्शन है। एक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, कौन सी बॉडी ये भी है, पुली को हमने बॉडी माना है, भले वो रेस्ट में है, ठीक है ना। उसका मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए टेंशन दोनों साइड सेम है, और वो रेस्ट में है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए। जो बॉडी रेस्ट में है वो एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब जितना नीचे उतना ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, बैलेंस करने चाहिए। और हम यहाँ पे दोनों ब्लॉक के इक्वेशन और फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाए। हम चाहें तो दोनों को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, और जब हम सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो ठीक है, जब हम दोनों को सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर ये M1G एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, M2G एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन जब हम M1 M2 दोनों को सिस्टम, पुली का काम खाली सपोर्ट करना है, तब हम ये टेंशन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों के बीच में इंटरनल माना जाएगा। आप इस डायग्राम को अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ फोर्स लगाइए F1, आप यहाँ फोर्स लगाइए F2, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये पूरा सिस्टम को दोनों का मैं सिस्टम मानूँ, तब इनके बीच में जो टेंशन है उसको मैं शो नहीं करूँगा। तब मैं शो करूँगा जब मैं खाली एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको। तो ये हो जाएगा M1G, और ये हो जाएगा M2G एक्सटर्नल फोर्स, और ये मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो M1G जो है मोशन को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ M2G नीचे काम कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, तो एक तरीके से M2G मोशन को अपोज कर रहा है। तो जो हमारा फार्मूला है कंबाइन एक्सेलरेशन का, M1 M2 मूविंग टुगेदर, M1 and M2 together can be taken as system, the tension will become an internal force, और डायरेक्टली हमारा जो M1G है वो सपोर्टिंग फोर्स है, और जो M2G है वो अपोजिंग फोर्स है। और हमारा कंबाइन एक्सेलरेशन का फार्मूला सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास।
मैग्नीट्यूड सेम है, भले डायरेक्शन अलग है, तब भी उनको सिस्टम लिया सकता है। अगर हमको टेंशन चाहिए किसी स्ट्रिंग में, तो हमें फिर किसी न किसी एक वी नीड टू राइट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी वन ब्लॉक, तभी टेंशन एक्सटर्नल बन पाएगा, क्योंकि दोनों को सिस्टम लूँगा तो फिर वो टेंशन इंटरनल बन जाएगा, और इंटरनल फोर्सेस को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते। ये आपका पहला सिस्टम हो गया, पुली स्ट्रिंग ब्लॉक स्ट्रिंग और पुली सिस्टम, जिसको हम लोग एटवुड मशीन कहते हैं। देखिए ध्यान से, टाइम लीजिए, है ना, और सीखिए कि इसमें क्या किस तरीके से अप्रोच करना है। कंबाइंड एक्सेलरेशन लिखना है तो वो लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली देखेंगे कौन से फोर्सेस एक्सटर्नल हैं और कौन से टेंशन जो दोनों के बीच में इंटरनल बन जाएगा। इसी तरीके से और भी सिस्टम है। अब देखिए ये सिस्टम में थोड़ा सा चेंज किया गया है, वही सिचुएशन, दो ब्लॉक हैं कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, लेकिन अभी क्या है, motion of two blocks connected by a string passing over a pulley such that one block is kept on a smooth horizontal surface। एक ब्लॉक जो ना M2 को हमने एक टेबल पे रख दिया है, सपोज कर लो, जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल है, और उसी टेबल के साथ एक पुली को क्लैम कर दिया गया है। हम इस तरीके से इमेजिनेशन मानेंगे कि ये स्ट्रिंग का पार्ट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये वाला वर्टिकल रहेगा, है ना, वो हमारा अजम्पशन है, वो अंडरस्टूड है, नहीं दिया होगा तब भी मानना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिस्टम को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, आप सोचो, ये तो सस्पेंडेड वर्टिकली, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा। ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, पुली के सपोर्ट से स्लिप करते हुए ये आगे बढ़ेगा सेम एक्सेलरेशन से, तो ये जाएगा नीचे, ये जाएगा राइट। फिर वही बात होगी, वी कैन ट्रीट देम एज सिस्टम, हम इनको एज ए सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी फ्री बॉडी डायग्राम लिख सकते हैं, और कंबाइंड एक्सेलरेशन खाली अगर कोई पूछता तो डायरेक्टली सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। और सिस्टम में ये देखना होगा कि टेंशन इनके बीच का इंटरनल फोर्स बन जाएगा, और इसमें सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है और अपोजिंग फोर्स कौन सा है। देखिए देखिए M1G नीचे काम करेगा, मोशन भी नीचे ही होगा, तो ये हमारा सपोर्टिंग फोर्स बन जाएगा, टेंशन इंटरनल होगा। यहाँ पे जो M2G है, क्या वो मोशन में सपोर्ट या अपोज करेगा, क्योंकि M2G तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, और यहाँ सरफेस पे टेबल पे रखा है, तो यहाँ से एक नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल भी वर्टिकल होगा। मैंने बताया कि ये स्ट्रिंग अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है कि जो ये ब्लॉक को मोशन देगा वो कौन देगा, वो तो टेंशन देगा, लेकिन मूव तो हॉरिजॉन्टल ही करेगा ना। ये M2G तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। सिस्टम कंसिडर करूँगा तो टेंशन इंटरनल हो जाएगा। तो यहाँ बताओ कि इस M2 ब्लॉक के ऊपर कोई ऐसा फोर्स है जो इसके मोशन को सपोर्ट या अपोज कर रहा है। टेंशन को छोड़ दो, क्योंकि सिस्टम कंसीडर करूंगा तो टेंशन इंटरनल बन जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या, तो M1G सपोर्टिंग फोर्स होगा, और यहाँ पे M2G जो है वो नॉर्मल से बैलेंस होगा। अपोजिंग होने के लिए मोशन के ठीक अपोजिट कोई फोर्स होना चाहिए। क्या मोशन के ठीक अपोजिट आपने कोई फोर्स है क्या, होता अगर फ्रिक्शन होता तो, क्योंकि जब ये ब्लॉक आगे जाता तो फ्रिक्शन पीछे काम करता, लेकिन ये फ्रिक्शन लेस टेबल है, kept on a smooth horizontal table। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। there is no force, है ना। हाँ, अगर मैं इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यही टेंशन जो इस पे डेफिनेटली राइटवर्ड काम करेगा, इसको मोशन देगा, लेकिन मैं तो दोनों को अगर सिस्टम मान के चलता हूं तो फिर ये टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएगी। तो कंबाइंड एक्सेलरेशन लिखें, यस। स्ट्रिंग मासलेस है, लाइट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। इनएक्सटेंसिबल है, पुली फ्रिक्शनलेस है, पुली का मास है कि नहीं वो बात की बात है, फ्रिक्शनलेस है, टेंशन दोनों साइड सेम होगा। एज ए सिस्टम इज रिलीज्ड, M1 विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड और M2 विल मूव राइटवर्ड विथ सेम एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड। बोथ विल मूव टुगेदर। We can write combined acceleration F supporting minus F opposing upon total mass. Please remember this formula.
एफ सपोर्टिंग, देखो कौन सा फोर्स है जो मोशन के सपोर्टिंग डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है सिस्टम नीचे जा रहा है। M1G एक्सटर्नल फोर्स है भाई, अर्थ थोड़ी इसका पार्ट, सिस्टम का पार्ट है, अर्थ तो अलग से खींच रही है इसको। टेंशन जो है वो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में इंटरनल है और कंबाइंड सिस्टम में, उसको शो नहीं किया जाना चाहिए, मैंने लिख दिया खाली, शो नहीं कर रहा हूँ उसको। तो सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा M1G और अपोजिंग फोर्स 0 है, मैंने बता दिया। M2G नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। M2G सपोर्टिंग अपोजिंग में नहीं आ रहा, वो नॉर्मल से बैलेंस हो गया, ख़त्म हो गया वो, अपॉन टोटल मास। तो आपका जो कंबाइन एक्सीलरेशन का फार्मूला आ गया वो आ गया M1G अपॉन M1 प्लस M2। टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग वी नीड टू राइट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी वन ब्लॉक। आप लिख सकते हो M2 का, M2 को कौन खींच रहा राइट वर्ड अलग से, अब खाली M2 के बारे में सोचो। एक्सीलरेशन तो पता चल चुका है, इट इज़ T विच एक्ट्स राइट वर्ड, तो इसकी इक्वेशन होगी सिंपली T बराबर M2A। और अगर आप M1 के बारे में सोचोगे अलग से खाली, तो M1G नीचे काम करेगा और इस पर T ऊपर काम करेगा ब्लॉक से अवे, और ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो भी मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन की वही वैल्यू आएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ले आके किसी भी एक फार्मूले में रख दूंगा तो वहाँ से मुझे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई और टेंशन की वैल्यू देख लो इस बार, M1 M2G अपान M1 प्लस M2। तो अगर हम स्टैंडर्ड केसेस के रिजल्ट याद रखेंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप हर बार पूरा ड्राइव करोगे, कर सकते हो, बट जो टाइम है वो एक्स्ट्रा जाएगा। तो हमारा ये भी पर्पज़ है कि हमें कम टाइम में, गिवन टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, 45 क्वेश्चन करने हैं वगैरह जो भी है। तो वहाँ पे जो हमारे पास फार्मूले होंगे, शॉर्टकट फार्मूले होंगे, वो हमको जाहिर सी बात है टाइम सेविंग करेंगे। तो सब्जेक्ट को सीखने की, उस पर एक्सपर्ट होने की दो अप्रोच है। एक तो कंसेप्चुअली हर चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए, डेरिवेशन वगैरह सब चीज़ क्लियर है, और साथ में फार्मूले भी हमारे ज़बान पे होने चाहिए ताकि क्विकली हम उसे यूज़ करके, टाइम सेव करके हम रिज़ल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का निकाल सकें या जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पुल्ली है, टेबल के सपोर्ट से क्लैंप जो है वो टेबल के साथ अटैच की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इफ द पुली इज मासलेस, उसमें भी दो केस हो सकता है लेकिन अभी एक केस ले रहा हूँ। इफ पुली इज मासलेस फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। क्लैंप जो वो टेबल से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो देखो पुली जो है वो फिक्स्ड है, पुली फिक्स्ड है, वो रेस्ट पे है, तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए अगर, तो इसका मतलब होगा कि उस पर क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले उस पर और कितना फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहूँ कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 2F, ठीक है। बताओ भाई, ये पीछे से मैंने इसको बांध रखा है किसी चीज़ से, है ना। मैं पूछता हूँ कि ये जो मैंने बांध रखा है क्लैंप से, वो कितना फोर्स लगाएगा इस बॉडी पे, ये क्लैंप है। तो मैंने कहा कि ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ ये F डैश कितना होगा। तो जाहिर सी बात है राइट वर्ड कितना लग रहा है, F प्लस 2F दैट इज 3F। तो जो F डैश है वो 3F के बराबर है। तो इसी तरीके से ये पुली पे क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, तो पहले क्लैंप के अलावा और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक ये T नीचे काम करेगा, और ये T एक इधर लेफ्ट काम करेगा स्ट्रिंग के अलॉन्ग, ये स्ट्रिंग वर्टिकल है और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। तो पुली पे क्लैंप के अलावा ये स्ट्रिंग दोनों फोर्स लगा रही है, एक T और ये T, और ये टेंशन फोर्स, टेंशन जो है फोर्स है, और इन दोनों टेंशन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इन दोनों फोर्सेस जो TT हैं, इनका रिजल्टेंट 2T नहीं आएगा। दो फोर्सेस जो 90 डिग्री पे काम करते हैं उनका रिजल्टेंट होता है √2T। चेक करो जाके, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, आप चेक कर लो। ये फोर्स है और ये फोर्स है, ये भी A है, ये भी A है, रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, पाइथागोरस लगा दो तो रिजल्टेंट कितना आता है √2A। तो ये क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा, पुली मासलेस है उसको छोड़ दो, तो क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले ये देखो उस पर पहले से कितना फोर्स काम कर रहा है, पहले से फोर्स काम कर रहा है
√2t। और चूंकि नेट फोर्स 0 होना है तो जितना पहले से काम कर रहा है उतना ही फोर्स क्लैम्प भी लगाएगा, डेफिनेटली इन अपोजिट डायरेक्शन, ताकि उस फोर्स को ये फोर्स क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्लैम्प फोर्स लगाएगा उसका आंसर लिखा हुआ है √2t। समझ गए? अब अगर यहाँ पे पुली का भी मास होगा तो प्रॉब्लम फिर और डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो पुली का मास होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसे होगी वो बाद में देखते हैं। ठीक है ना, मैं एक्सरसाइज में आपको लेके जाऊंगा, वहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे इस तरीके। हालांकि एक एग्जांपल मेरे जहन में है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ, है ना, वो मैं नोट करना चाह रहा था, नोट नहीं हो पाया, अब मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल जो है इसमें मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है, और जो हम लोग पिछला ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, इसमें पुली का मास हो तो क्लैम्प कितना फोर्स लगाएगा वो आप सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे एक ही ब्लॉक है, मैंने इसको पुली से पास करके दीवार से बांध दिया है, और पुली को एक क्लैम्प्स जिसका नाम मैंने सी रख दिया है उससे हेल्प लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पुली फ्रिक्शनलेस है, ऑफ कोर्स पुली फ्रिक्शनलेस है, लेकिन उसका मास है, और ब्लॉक का मास स्मॉल एम है और पुली का मास कैपिटल एम है। आपसे पूछा जा रहा, बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली। ये क्लैम्प जो ना इसको एक लोहे की रॉड के फॉर्म मानो, क्लैम्प आपने देखा था, सपोर्ट है वो, सपोर्ट, व्हाट द फोर्स एक्सर्टेड सपोर्ट ऑन द पुली, ये सपोर्ट है। तो अब बात वही है कि पुली रेस्ट में है, हालांकि यहाँ ब्लॉक भी रेस्ट में है। तो जब ये ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। आप इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और टेंशन, अरे भाई जब ये सिस्टम रेस्ट पे है तो नीचे mg काम करेगा और ऊपर t काम करेगा, और ये ब्लॉक रेस्ट में है तो t बराबर mg, तो t बराबर mg है। सबसे पहले t बराबर mg आ गया, छोटा mg, छोटा m। ठीक है, अब जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये टेंशन किस पे काम कर रहा है, ये टेंशन काम कर रहा है पुली पे, है ना, और ये पार्ट स्ट्रिंग का वर्टिकल है और ये पार्ट स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल है, तो ये टेंशन भी काम करेगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। लेकिन मैं डायरेक्टली भी इनको ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि इस पुली का भी तो मास काम करेगा, वेट नीचे की तरफ, कैपिटल mg। तो अब पहले खाली दो टेंशन थे, एक इधर था एक इधर था, डायरेक्टली मैंने कहा ये t है ये t है, मैंने कह दिया रिजल्टेंट कितना हो गया, √2t। लेकिन अभी सिर्फ दो टेंशन ही नहीं, एक कैपिटल mg भी। अच्छा, जो t है वो खुद स्मॉल mg के बराबर है। तो अब पहले आप वर्टिकल में ये क्लैम्प इस पुली पे कितना फोर्स लगाएगा ये तो बाद में आएगा, पहले देखो कि पहले से उसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल में t है और mg है, तो पहले वर्टिकल वालों को दोनों को ऐड कर लो ना यार, तब इस t के पास जाना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में है। तो पूरी कहानी में क्या आएगा मामला, पूरी कहानी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब आपको पहले ये देखना है कि इस पुली पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं। इस पुली का वेट नीचे की तरफ कैपिटल mg, टेंशन t जो कि खुद स्मॉल mg के बराबर है, और ये एक टेंशन t जो खुद स्मॉल mg के बराबर है। तो अब पहले ये दोनों ऐड हो गए, सीधा सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड हो गए, और उसके साथ इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। अगर मैं इसको F1 कह दूं और इसको F2 कह दूं, तो अब F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, जहाँ पे F1 की जगह लिखोगे t प्लस mg। समझ में आ रही बात, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, यहाँ F1 की जगह लिखोगे t प्लस mg, तो ये हो जाएगा √t प्लस कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस F2 क्या है, t का स्क्वायर, t इटसेल्फ इज स्मॉल mg, ले आके वैल्यू रखो। ये हो गया नेट फोर्स जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है इस पुली पे। तो क्लैम्प कितना लगाएगा, क्लैम्प भी इतना ही लगाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पुली पे नेट फोर्स क्या होना है, 0।
ठीक है, तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसे बढ़ाना है और थिंकिंग लेवल को बढ़ाना है। मैंने बताया ना कि हर प्रॉब्लम में, अभी तो मैंने इसको इसीलिए रेस्ट में लिया, तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम है। ब्लॉक ये मूव कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेंशन तो मैंने निकाल ही लिया है, टेंशन mg के बराबर नहीं है, टेंशन मैंने अलग से निकाला हुआ है, लेकिन काम करेगा वही t नीचे, और अगर इसका मास हुआ तो वो कैपिटल mg नीचे काम करेगा। ये t और ये mg दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, t प्लस mg, और फिर ये वाला t और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब दो फोर्सेस ये दोनों तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और उनको एक मान मिला के एक बना दो f1 और ये इस वाले t को बना दो f2, और फिर फाइनली इन दोनों और इसके बीच में एंगल कितने का हुआ, 90 का। 90 डिग्री पे फोर्स का रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लीज गो थ्रो ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली, टाइम लेके करिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। और अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, मैंने उनको थोड़ा सा चेंज करके आपके पास रख रहा हूँ, है ना। आप जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो मैंने वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली आपको मैंने एक सिंगल ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रख के दिखलाया था। ये इंक्लाइन प्लेन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। एक सिंगल ब्लॉक को जब मैं इंक्लाइन प्लेन पे रखूँगा, mg फोर्स सॉरी mg फोर्स नीचे काम करेगा, लेकिन मोशन का चांस होगा अलोंग द इंक्लाइन। तो मैंने क्या कहा कि mg के आपको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। mg का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन। और ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा नॉर्मल, तो जो नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा से बैलेंस हो जाएगा, और जो mg sin थीटा है वो से नीचे मोशन देगा। यहाँ पे कोई और फ्रिक्शन नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है ना। लेकिन अब इस सिचुएशन में देखो, ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, इसमें इधर नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करेगा बताओ। सेम लॉजिक से जाहिर सी बात है mg sin 37। इसी तरीके से इधर कितना फोर्स काम करेगा, यहाँ पे mg sin 53। समझ गया, तो समझ गया। लेकिन ये फ्री तो है नहीं, फिर इधर टेंशन पैदा होगी, तो ये और ये पुली डेफिनेटली जो वो फ्रिक्शनलेस है, तो इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन, तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। अब एक साथ मूव करेंगे तो किधर जाएंगे, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को और आगे यूज कर लिया गया है ना। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें mg sin थीटा नीचे काम कर रहा है, एक फोर्स में ऊपर लगा दूं, मान लो कुछ भी, मान लो mg sin थीटा जो है वो आ जाता है मान लो 10 न्यूटन के बराबर। अब पीछे मैंने एक फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, बताओ भी क्या होगा। अब इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, 10 नीचे 5 ऊपर, तो 10 - 5 एक्सीलरेशन होगा 10 - 5 अपॉन मास। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो मोशन का चांस है वो है अलोंग द इंक्लाइन, तो फोर्सेस को हमें अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करना पड़ेगा। अब ये नीचे जाए, 10 kg वाला नीचे जाएगा या 8 kg वाला नीचे जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स है जो ज़्यादा है वैल्यू में, उस साइड हो जाएगा। तो हमें आपको करना पड़ेगा फोर्सेस से कंपोनेंट। पहले तो आप देख लीजिए सिचुएशन, 2 blocks ऑफ मासेस 10 kg and 8 kg आर केप्ट ऑन 2 इंक्लाइन प्लेन्स। अच्छा ये 37 है, ये 53 है, तो इनके बीच का एंगल हो गया है ना, ये 90 हो गया ना, तो ये भी 90 हो गया, ट्रायंगल बन रहा है ना वहाँ पे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 blocks, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड में। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और फाइनली फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। यहाँ पे क्लैंप जो है वो इंक्लाइन प्लेन जो है समहाउ सपोर्ट लगा रहा होगा, वो क्लैंप इंक्लाइन प्लेन का है ऑन द पुली। जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो ये देखिए ये हो गया आपका 10 kg का mg हो जाएगा 100 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका 8 kg का mg हो जाएगा 80 न्यूटन, ये एंगल 37, ये एंगल 37,
ये हो जाएगा cos 37, 100 cos 37, 100 sin 37। आपको 37 और 53 की वैल्यूज़ बताई थी मैंने आपको। ये 37 है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, 53 में रिवर्स हो आता है 4 3 5। तो along द इंक्लाइन कितना हो गया, 100 sin 37 sin 37 3/5, ये हो गया 20-60 न्यूटन का। और जो इस 100 का कॉम्पोनेंट कॉस वाला है वो 100 cos 37 वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, बताया था मैंने आपको। इसी तरीके से यहाँ भी आओगे तो वही काम करोगे, इधर आएगा कॉस जो नॉर्मल से बैलेंस होगा, और साइन जो उसे मोशन देने की कोशिश करेगा। 80 sin 53, sin 53, ध्यान रखना sin 53 इज cos 37, राइट। तो cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो गया 16×5 80 और 16×4 64, सॉरी हाँ सही है। इधर जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है mg का कॉम्पोनेंट वो आ रहा है 64, और इधर जो आ रहा है वो आ रहा है 60, समझ गए। तो किधर जाएगा सिस्टम, डेफिनेटली ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, कोई हौच पौच नहीं है। देख लो, ये नॉर्मल से बैलेंस होगा, आपको याद है ये नॉर्मल से बैलेंस होगा। 80 न्यूटन का कंपोनेंट, ये 100 न्यूटन का कंपोनेंट, बड़ा कंबाइंड एक्सेलरेशन 64 बड़ा फोर्स हो गया, 60 छोटा हो गया ना, ऐसे हो रहा, खींचतान हो रही है। तो ये हो जाएगा 64 - 60 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, इसका 10, इसका 8, टोटल हो गया 18। ये न्यूमेरिकल की कोई इशू नहीं है। ये हो गया आपका कंबाइंड एक्सेलरेशन। कंपोनेंट देख लीजिए, ठीक है। सिंगल ब्लॉक का मैंने आपको करके दिखलाया था, दोबारा बता दूं, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार बता दूंगा। ये mg है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, मोशन का चांस अलॉन्ग द इंक्लाइन ही रहेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, और mg का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल काम करेगा, मोशन का चांस अलॉन्ग द इंक्लाइन, तो नॉर्मल mg cos थीटा से बैलेंस हो गया। मोशन जो भी देगा वो mg sin थीटा देगा, लेकिन यहाँ पे mg sin थीटा के अलावा टेंशन भी काम करेगा, क्योंकि पीछे वो बधा हुआ है, ये भी पीछे से बधा हुआ, दोनों आपस में बधे हुए हैं। लेकिन हम कंबाइंड सिस्टम अगर मान लेंगे तो टेंशन को शो नहीं करेंगे। हाँ, अगर मुझे टेंशन ही निकालना पड़ा तो फिर मुझे किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका वो आपकी मर्जी है। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन यहाँ पे फोर्स आ गया 64, यहाँ आ गया 60, और दोनों को सिस्टम मानूंगे तो टेंशन इंटरनल फोर्स, और मैंने कंबाइन एक्सेलरेशन लिख दिया। अब टेंशन निकालना है तो राइट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वन ब्लॉक। सपोज 8 kg वाला, बताओ किधर जा रहा है 8 kg वाला, नीचे जा रहा है, कौन खींच रहा है 64, ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा, टेंशन। अब खाली एक का 8 kg का, तो इक्वेशन हो गई 64 - 8 = ma। m उसका 8 है और a आपने निकाल रखा है 2/9। यहाँ से t के लिए सॉल्व करोगे, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और ये क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा, ये क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा पुली पे, तो जाहिर सी बात है ये टी इधर काम करेगा पुली पे, ये टी इधर काम करेगा पुली पे, और इन दोनों टी के बीच का एंगल कितना है 90। पुली को मैं मासलेस मान के चल रहा हूँ, तो इस टी और इस टी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे दो टी काम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा √2t। तो इस पुली पे पहले से कितना फोर्स काम कर रहा है √2t, तो क्लैंप कितना लगाएगा, वो भी इतना ही लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि नेट कैंसिल हो जाए। तो इस बार आपके इस सी बिट का आंसर फिर से क्या आ जाएगा √2t, और t आप अलग से निकाल चुके हो, t आप अलग से निकाल चुके हो किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के। इस तरीके के कई एक सवाल हमारे पास एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं। आगे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट पढ़ना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग एक्सरसाइज में चल के एक दो सवाल और देखते हैं जो पुली प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं। आप देखेंगे एक्सरसाइज 1 में 2 में कि वेरी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करिएगा लेक्चर को, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो इमीडिएटली आप मैसेज कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, रिकॉर्डेड में ही कर दूंगा।
कर दूंगा, और नहीं तो लाइव फिर डाउट सेशन में करेंगे, वो तो बहुत बात की बात है। ठीक है, तो अपर एंड वेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं पहले कुछ और न्यूमेरिकल्स लेना चाहूँगा एक्सरसाइज से। देखिए ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2 है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 1 में भी हम देख सकते थे, अभी सामने यही आ गया तो ये देख लेते हैं। देखिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका सिंपल एटवुड मशीन है, सिंपल एटवुड मशीन है। 2 bodies of masses 0.3 kg और 0.4 kg are tied to the ends of a weightless string। स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस है, मासलेस है, which passes over a smooth pulley। पुली स्मूथ है, दोनों साइड टेंशन सेम होगा as shown in figure। find the tension in the string। आपको अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्टली आपको फार्मूला यूज करना है। T बराबर है इसका 2m1 m2g अपान m1 प्लस m2। 2m1 m2 कितना हो गया 0.3 इंटू 0.4 इंटू 10 ले लो, अपान 0.3 प्लस 0.4 दैट इज 0.7। ठीक है, एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और एक 10 से इसका एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 दूना 24/7, 24/7 आएगा कितना भाई, 7 3 21, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में ये दो ऑप्शन है, कोई इसमें से होगा। तो 7 3 21 बचा 3, 7 4 28, मेरे ख्याल से ये वाला होगा, सेकंड वाला होगा। 2m1 m2g अपान m1 प्लस m2। डायरेक्टली यहाँ बताइए इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ये एक्सरसाइज 2 है, क्या इसका लेवल है? कोई लेवल नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं। वी कैन, ये भी सेम क्वेश्चन है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, दोनों का सेम होगा। ये जितने से नीचे जाएगा उतने से ऊपर जाएगा। व्हाट द फार्मूला फॉर कंबाइंड एक्सेलरेशन? m1g माइनस m2g अपान m1 प्लस m2। तो 3mg माइनस mg दैट इज 2mg अपान टोटल मास इज 4m। ये आ गया g/2, g/2 पहला ऑप्शन। समझ गया आप बात को? ये एग्जाम्पल देखिए, एक वर्टिकली सस्पेंडेड है 14th, और ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको करा दिया, डेटा खाली डिफरेंट है। इन्होंने 100 kg लिया है, 50 kg लिया है, मैंने उसको 100 को 10 कर दिया है, 50 को मैंने 8 कर दिया, और कुछ नहीं। आप इसको जो ना थ्योरी के फ़ौरन बाद इसको आप ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल पे है और एक वर्टिकली सस्पेंडेड है, तो ये इस वाले से आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले मुश्किल वाला समझा दिया, आसान वाला अपने आप समझ जाएंगे। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 का मास है 2 kg ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एंगल 30 डिग्री इज कनेक्टेड टू ए सेकंड ब्लॉक ऑफ मास m2 दैट इज 3 kg। ये 3 kg का है। बाय ए कॉर्ड लाइक स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन, और ये इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स्ड है ही है। द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और यहाँ पे भी देखना होगा कि जो है ये 3 kg का हैवी है, जाहिर पता यही नीचे जाने का चांस इसी का होगा, और ये नीचे जाएगा जितने से इतने से ये ऊपर जाएगा। हम डायरेक्टली कंबाइंड एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो नीचे कितना हो गया, जी की वैल्यू 10 ले लिया जाए, नीचे हो गया डायरेक्टली 30, और यहाँ पे जो होगा वो होगा 20, लेकिन उसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये 30, ये भी 30, ये होगा 20 cos 30, ये नॉर्मल से बैलेंस होगा, और 20 sin 30, चौथी पांचवी बार बता रहे हैं, 20 sin 30, sin 30 is 1/2, 20 sin 30, sin 30 is 1/2 का मतलब हो गया 10। इधर है 30, इधर है 10, जाहिर सी बात है सिस्टम इधर जाएगा, और टेंशन इंटरनल है, गोली मार दो उसको, और खींचने वाला फोर्स 30 हो गया। ये ऊपर जाएगा, ये इसके अपोजिट में काम करेगा, ये अपोजिंग बनेगा। हमारा कंबाइन एक्सेलरेशन होगा 30 माइनस 10 अपान टोटल मास हो गया 3 2 5, तो ये हो गया 30 माइनस 10 20, 5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा। ये एक्सरसाइज 2 है। अब सोचो एक्सरसाइज 1 में क्या होगा। एक्सरसाइज 1 में तो और भी मामूली सवाल होंगे, तो ठीक है। अभी ये पुली प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, ये नेक्स्ट लेवल पर है, राइट। ये स्प्रिंग
प्रॉब्लम है, इसको हम बाद में करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 में जाने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, आप जाना चाहो जा सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों एक्सरसाइज एक साथ ही रखी हुई हैं। देखिए एक्सरसाइज 1 में इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो पुली वाले हैं, ये देखिए फिर वही आ गया, सेम टू सेम, सिमिलर प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? टेंशन पूछ रहे हैं, 10 kg 6 kg। यहाँ पे जो ये सिस्टम है इसको मैं बता दूं ज़रा सा। यहाँ पे दोनों तरफ 2 kg है, दोनों तरफ 2 kg है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल है। खैर स्प्रिंग बैलेंस के बारे में मैं आपको पहले बता दूं तो इसको देखना अच्छा रहेगा, आपको स्प्रिंग बैलेंस का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें बर वक्त यही है, ठीक है ना। और अब हम लोग अप्रेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पुली, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट, एक वर्टिकली सस्पेंडेड है, दूसरा टेबल पे है। एक वर्टिकली सस्पेंडेड है, दूसरा टेबल पे है। और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 37, 36, फिर देखिए 35, सेम टू सेम। क्या डिफरेंस है यार? एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एक्सरसाइज 1 हो चाहे 2 हो। तो जल्दी से कोशिश कीजिए कि आप, है ना, अप टू डेट रहें। आज का लेक्चर है तो आज सुने, कल है ना, जैसा नहीं कि आज का लेक्चर हम परसों सुन पा रहे हैं। तो जो लैगिंग है उसको ख़त्म करिए और जल्दी से एट पार आ जाइए। रिलेटिव मोशन थोड़ा सा टाइम लेके प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन लाजब मोशन पे आ जाइए, क्योंकि ये आसान है। जो चीज़ आसान है पहले उसको कर लेते हैं, और जो मुश्किल है उसको थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं थ्योरी में, और अप्रेंट वेट के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको मैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रेंट वेट इन एन एलिवेटर, एक्सेलरेटेड लिफ्ट या एलिवेटर। तो आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि वेट जो हम एक फोर्स के फॉर्म में लेते हैं, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू वेट। ट्रू वेट होता है हमारा mg, जो ट्रू वेट होता है वो हमारा mg होता है। और जो अप्रेंट वेट होता है, अप्रेंट वेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज मेजर्ड वेट। और जो मेजर्ड वेट होता है दैट इज रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन, ठीक है, रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन। हम यहाँ पे 2 टाइप की वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एक जिसको हम लोग सिंपल स्केल बोलते हैं, या ये प्लेटफॉर्म स्केल भी बोला जाता है। ये वो वेइंग मशीन है जिसपे हम लोग खड़े होके जो है, क्या नाम है, रीडिंग अपनी देखते हैं वेट की, है ना। या शॉपकीपर के पास होती है जिसपे वो सामान जो है रख के जो वे कर सकता है, या डॉक्टर के क्लिनिक में होती है, हमारे घर में भी होती है। तो ये सिंपल स्केल है, और बेसिकली हम उसके अंदर का अरेंजमेंट वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट होगा। हम मानेंगे कि इट गिव्स रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द मशीन प्लेटफॉर्म। नॉर्मल का मतलब कितना ज़्यादा हम उसको प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, तो जो ब्लॉक रखा जाएगा वेइंग मशीन पे, ये उसका डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये वेइंग मशीन है, उसका सिंबल है ये वेइंग मशीन का, उस पर हमने ब्लॉक रखा। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? ये ब्लॉक बेसिकली वेइंग मशीन को प्रेस कर रहा। अंदर का अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरीके से कांटा घूमेगा, क्या उसके अंदर और अरेंजमेंट क्या, हमको उसके अंदर नहीं जाना है। वो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट, ये देखिए ये वेइंग मशीन है ना, ये डिजिटल हो जाता है। तो लोड आप यहाँ पे रखोगे, यू विल पुट द लोड हियर, यू विल एक्चुअली प्रेस हियर। इसको जितना ज़्यादा प्रेस करोगे आप यहाँ पे अपना, चाहे आप खड़े हो जाइए, चाहे इस पे और कोई वज़न डाल दीजिए, या अपने हाथ से इसको खाली प्रेस कीजिए, तो अंदर जो है वो आपका जो फोर्स है प्रेस करने वाला, जो आपका लोड है, वो अल्टीमेटली अंदर कोई ना कोई स्प्रिंग सिस्टम होगा, जो है ना मैकेनिकल है तो स्प्रिंग सिस्टम होगा, जो अल्टीमेटली जो कांटे को घुमाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में जाहिर सी बात है उसको किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते होंगे। लेकिन हम ये सिंपली बोलेंगे कि इसकी जो रीडिंग होगी, है ना, अगर सिंपली इस एक ब्लॉक रख दिया जाए तो ये ब्लॉक जो है इसको नीचे की तरफ काम करेगा mg, और जो ये प्लेटफॉर्म है, जो वेइंग मशीन का प्लेटफॉर्म है, ये इस पे देगा नॉर्मल।
नॉर्मल प्लेटफॉर्म लगा रहा ब्लॉक पे या ब्लॉक लगा रहा प्लेटफॉर्म पे, एक ही बात है, दे आर प्रेसिंग ईच अदर। हम जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे रीडिंग उतनी ज़्यादा होगी, समझ गए ना। तो ये हमारे सिंपल स्केल है या प्लेटफॉर्म स्केल बोलते हैं, क्योंकि इस पर प्लेटफॉर्म बना होता है, इस पर हम खड़े होते हैं, ठीक है। इट गिव्स रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल फोर्स। हम बाहर से जो देखेंगे नॉर्मल, अंदर वो क्या अरेंजमेंट है हमें अंदर से मतलब नहीं है, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। इट गिव्स रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल फोर्स। अच्छा, आप देखते हैं कि इसमें जो है वो जो रीडिंग होती है वो केजी में दिया जाता है, जबकि देखा जाए तो भाई mg नीचे काम कर रहा है, तो नॉर्मल भी जाहिर होता है फोर्स के फॉर्म में आना चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स की यूनिट न्यूटन आनी चाहिए, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका वेट, मान लीजिए कि आपका मास जो है वो 60 kg है, g बराबर 10 ले लो तो कितना हो गया 600 न्यूटन। 600 न्यूटन, मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में है, नीचे mg काम करेगा, ऊपर नॉर्मल काम करेगा, इक्विलिब्रियम में n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 600 न्यूटन। तो अगर ये न्यूटन में रीडिंग देता तो 600 न्यूटन देता। उसको हम बोलते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं कैलिब्रेट करना, यानी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो हम इसमें क्या करेंगे, g से डिवाइड कर देंगे, तो जाहिर होता है अगर आप mg जो चीज़ है उसको g से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, यानी वो बेसिकली किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको किलोग्राम में वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया होगा फार्मूला लगा के कि भाई आप रीडिंग को न्यूटन के बजाय किलोग्राम में कन्वर्ट करके दे दो। तो ये कैलिब्रेशन होता है, हर मशीन में कैलिब्रेशन से रीडिंग दी जाती है। भाई आप बॉडी का टेम्परेचर पढ़ते हो, जाहिर सी बात है कि जो है ना, टेम्परेचर को कैसे मरकरी की लेंथ से कैसे मेजर किया था, तो कैलिब्रेट किया जाता है। तो कैलिब्रेशन जो है डिवाइसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जो है कितना प्रेस कर रहे हो उसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली। फिर वो पहले न्यूटन में आएगा, फिर उसको आप केजी में, तो न्यूटन में अगर कोई चीज़ है उसको केजी में लाना तो जी से डिवाइड कर दो, अगर केजी में है उसे न्यूटन में लाना तो जी से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रही बात। तो ये आपकी हो गई सिंपल स्केल। और ये स्प्रिंग बैलेंस एक होता है एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है इसमें, और स्प्रिंग बैलेंस इसकी भी इमेजेस में दिखलाऊंगा आपको। स्प्रिंग बैलेंस गिव्स रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू टेंशन। टेंशन इन स्प्रिंग में भी पैदा होता है टेंशन। तो यहाँ देखिए, हम जो हमारा थ्योरेटिकल लेवल पर है, प्रैक्टिकल तो मैं दिखला दूंगा स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है। हमारे गैस वाले जो हॉकर हैं वो जो लाते हैं स्प्रिंग, जो वेइंग मशीन लाते हैं वो स्प्रिंग टाइप का ही होता है, मैं दिखलाता हूँ आपको। तो स्प्रिंग का जो फिजिक्स पार्ट है वो पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि ये स्प्रिंग हम मान के चल रहे हैं कि ये मासलेस है और इसमें कोई भी लोड सस्पेंड नहीं किया गया है, तो इसमें टेंशन ज़ीरो है। और हम ये बोलेंगे कि जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है। अगर मैं इसके नीचे एक लोड सस्पेंड करूं तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होने वाली है, तो उस लोड की वजह से ये इसमें एक्सटेंशन आ गया। जब एक्सटेंशन आ गया तो इसमें टेंशन आ गया। और हम बताते हैं स्प्रिंग फोर्स जो खुद टेंशन के फॉर्म में रहेगा, दैट इज़ गिवन बाय kx। जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा। बहरहाल आपको kx के फॉर्म में लिखना है कि नहीं लिखना है, टेंशन खाली बोलना है तो भी काम चल जाएगा। तो अब अगर इस ब्लॉक के बारे में हम सोच रहे हैं, अगर हम इस ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं और ये आपने सस्पेंड करके इसको रोक दिया, ऐसे लटका के रखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है ये इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे mg ऊपर t बराबर mg। तो आपकी जो रीडिंग है वेइंग मशीन की वो है t और वो mg के बराबर है। लेकिन हमने ये कहा कि जो रीडिंग होती है उसको हम ऑपरेंट वेट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये कह सकते हैं चूँकि और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जो ऑपरेंट वेट है वो ट्रू वेट के बराबर है। चलो मैं वापस चलता हूँ, फिर से यहाँ से दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो वेट दो टाइप का हो गया। एक हो गया आपका ट्रू वेट, दैट इज डायरेक्टली m इंटू जी, जो वहाँ पे रियल g है। अपरेंट वेट इज द मेजर्ड वेट, दैट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन दो टाइप की होगी, एक हमारा सिंपल स्केल या प्लेटफॉर्म स्केल दैट गिव्स रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल exerted by the object on the machine या exerted by machine on the object, एक दूसरे को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिंपली हमने ब्लॉक को, अब हमारी वेइंग मशीन ये दिख रही है आपको, सिंबॉलिक डायग्राम,
अगर हमने ब्लॉक को सिंपली रख दिया है, ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले फोर्स काम करेगा ब्लॉक पे उसका वेट, दैट इज़ mg, और ये जो वेइंग मशीन है वो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, जो वेइंग मशीन का प्लेटफॉर्म है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो n बराबर mg आ जाएगा। यहाँ बताया कि द यूनिट शुड बी न्यूटन, लेकिन हम लोग मशीन को कैलिब्रेट कर देते हैं टू गिव इट इन kg बाई डिवाइडिंग विथ g। न्यूटन जो वैल्यू न्यूटन में है 600 न्यूटन है, आप उसको g से डिवाइड कर दो। 600 इसीलिए कि हमने g बराबर 10 लिया था, वापस 10 से डिवाइड कर दो तो 60 kg आ जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में बस सिर्फ फ़र्क है कि जो रीडिंग होगी वो टेंशन के ज़रिए देखा जाएगा, इसलिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इट इज़ आल्सो कैलिब्रेटेड टू गिव रीडिंग इन किलोग्राम। अब हम लोग एप्लीकेशन में इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो अपरेंट वेट इनसाइड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, तो हम ये देखेंगे कि जो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन है वो हमारे ट्रू वेट के बराबर है या हमारे ट्रू वेट से ज़्यादा कम आ सकता है। तो लिफ्ट के अंदर जब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है तो ऐसा कुछ हो रहा है जिसके चलते जो हमारी रीडिंग होगी वेइंग मशीन की वो हमारे ट्रू वेट से कम या ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसको कोरिलेट करेंगे अपने डेली लाइफ में। ठीक है ना, जैसे आप में से कई लोग मे बी फर्स्ट टाइम लिफ्ट में जब आप जाते होंगे और जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू होती है तो हमको एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, एकदम से लगता है कि हमारा वेट जो है वो कुछ चेंज हो गया। या आप नुमाइश में झूले में जाते हैं तो जब झूला ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है तो कुछ एक अजीब टाइप की फीलिंग हमको आती है। वो क्या होती है, वो हमारा हम जो सीट पे बैठे हैं तो नॉर्मली जितना हम उसको प्रेस कर रहे हैं उससे कभी ज़्यादा प्रेस करते हैं और कभी कम प्रेस करते हैं, क्योंकि वो झूला भी एक तरीके से सर्किल में भी घूम रहा है तो भी उसमें एक्सेलरेशन आता है। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से इसको सुनिए। अपरेंट वेट इनसाइड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सेलरेटिंग लिफ्ट के अंदर तो मुझे देखना ही है अपरेंट वेट, लेकिन अगर लिफ्ट मान लिया जाए कि एक्सेलरेट नहीं कर रही है, अगर मान लिया जाए कि लिफ्ट जो है एक्सेलरेट नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो के दो केस हो सकते हैं, या तो लिफ्ट रेस्ट में है, या हो सकता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। जो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना वो भी अनएक्सेलरेटेड की कैटेगरी में आएगी। एक्सेलरेशन ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो, समझ गए ना। इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो बर वक्त हम उसको रेस्ट पे इमेजिन करें, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेइंग मशीन का सिंबल बना दिया गया। सपोज कर लो वेइंग मशीन जो है वो लिफ्ट के जो जहाँ पे हम खड़े होते हैं उसमें उसी में फिक्स है। वेइंग मशीन नीचे वाले फ्लोर में वेइंग मशीन के लिफ्ट के फ्लोर में फिक्स है। तो हम उस पर ब्लॉक रखें, चाहे हम उस पर जो है खुद खड़े हो जाएं। ये लिफ्ट रेस्ट में है यानी अनएक्सेलरेटेड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे चीज़ों को, किसी और फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये ब्लॉक भी रेस्ट में है। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो ब्लॉक भी रेस्ट में, क्योंकि ब्लॉक लिफ्ट के अंदर है चुपचाप। रिलेटिव मोशन आप पढ़ के आए हो, समझ गए ना। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़ीरो तो लगने वाला नेट फोर्स का होना चाहिए ज़ीरो। तो इस ब्लॉक पे पहला फोर्स कौन सा काम करेगा, mg, और दूसरा फोर्स कौन सा काम करेगा, नॉर्मल कौन देगा, वेइंग मशीन देगी। और नॉर्मल किसको रिप्रेजेंट करता है, कितना हम प्रेस कर रहे हैं, वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। A block of mass small m is kept on the platform of the weighing machine. The block is in equilibrium. एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। ठीक है ना। और फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, n बराबर mg। लेकिन n को हमने क्या कहा, ये तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन है, क्योंकि रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा अपरेंट वेट, और mg हमारा ट्रू वेट है। यानी इस सिचुएशन में जो रीडिंग है, जो अपरेंट वेट है, वो ट्रू वेट के बराबर है बाई चांस।
वो आपके केजी में कन्वर्ट करके अगर देखना चाह रहे हो, अगर आपको मालूम है कि आपका मास जो है वो 60 केजी है तो वहाँ पे 60 केजी वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे अपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर, हम वेट को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं जी से डिवाइड करके। ये स्प्रिंग बैलेंस है, मैंने आपको दिखलाया नहीं, ये स्प्रिंग बैलेंस है ना। आप यहाँ पे कोई भी जो है लोड सस्पेंड करो, गैस का सिलेंडर सस्पेंड करना है तो गैस का सिलेंडर सस्पेंड कर दो, है ना, इस तरीके से, और वो जो है अपना रीडिंग दिखला देगा भाई कि जो है ये यहाँ पे आपको दिखला देगा कितना ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ। इस तरीके से भी कर लें, इसमें भी स्प्रिंग ही होगा अल्टीमेटली। तो ये तो आपके स्प्रिंग बैलेंस के एक्चुअल पिक्चर्स हो गए, फोटोग्राफ, और हमारा वर्किंग डायग्राम आपने देख ही लिया था। ठीक है, अब अगर लिफ्ट जो है वो एक्सिलरेटेड हो, मान लो अपवर्ड, फर्स्ट पहला केस अपवर्ड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट एक्सेलरेट होके ऊपर जा रही है तो उसके अंदर रखा हुआ ये ब्लॉक भी ऊपर एक्सेलरेट होके जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है बल्कि एक्सेलरेटेड है और ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो ऊपर की तरफ वो एक्सेलरेटेड है। अब ये आदमी इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिखेगा। सबसे पहले इस पे फोर्स काम करेगा mg, सबसे पहले फोर्स काम करेगा mg, और ये वेग मशीन इस पे लगाएगी नॉर्मल। क्या मैं कह दूं इस बार n बराबर mg होगा? क्या ये ब्लॉक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है? आप अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर लिफ्ट के अंदर कोई आदमी है तो लिफ्ट के अंदर जो आदमी उसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में होगा, लेकिन हम जो है इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, हम उस आदमी के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते जो लिफ्ट के अंदर में है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में वैलिड नहीं है। आगे बताऊंगा इसके बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में वैलिड नहीं है, इसलिए हमें ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में लिखना है। आगे इसके बारे में और क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ये नहीं लिख सकता, ही इज़ नॉट अलाउड, उसके रेस्पेक्ट में लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड है तो जाहिर सी बात है ऊपर को लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ब्लॉक भी ऊपर को एक्सेलरेटेड है। ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है n और नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, तो कौन सा फोर्स बड़ा माना जाएगा? ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर काम कर रहा है n, नीचे काम कर रहा है mg, तो जाहिर सी बात है कि हम मानेंगे कि इक्वेशन ऑफ ब्लॉक में n बड़ा होगा ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ होगा, और इसकी इक्वेशन होगी n माइनस mg इज इक्वल टू ma। n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये इसकी इक्वेशन हो गई, है ना। आप इसको बाहर ऐसे बना दो, ये नॉर्मल है ऊपर की तरफ, ये mg है नीचे की तरफ, और हमें मालूम है कि ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, है ना। जैसे आपने लिखा ना t माइनस mg, तो यहाँ पे t की जगह n आ रहा है, और ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा हम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ऊपर को एक्सेलरेट कर तो ऊपर का फोर्स बड़ा होगा नीचे के फोर्स से, तो इसकी इक्वेशन आएगी n माइनस mg इज इक्वल टू ma। यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू mg प्लस ma, यहाँ से m कॉमन ले सकता हूँ, और n बराबर आएगा m इंटू जी प्लस a, और इस बार n क्या भाई? रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, दैट इज अपरेंट वेट, और ये ट्रू वेट के बराबर नहीं है। इस बार जो रीडिंग है वो आपको बढ़ के आएगी। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज मोर देन द ट्रू वेट। ठीक है, मोर देन द ट्रू वेट। यहाँ पे ये जो टर्म g प्लस a आ रहा है, इस टर्म को हम लोग एक सिंगल नाम से पहचानने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश हमारी यहाँ पे पहली बार है, और इस तरीके की सिचुएशन हमारे फिजिक्स में बहुत जगहों पे आएगी। तो पहली बार हम कोशिश कर लें, नहीं समझ में आएगा एक बार में तो और बहुत सारी जगहों पे आएगा, तब आपको भरोसा हो जाएगा कि ये बहुत काम की चीज़ है। तो जो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन है, दैट इज अपरेंट वेट इज नॉट इक्वल टू ट्रू वेट, है ना। कितना ज़्यादा है? ma अमाउंट ज़्यादा है, ma अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। और हम
ने m को कॉमन लेके g प्लस ए बना दिया एक टर्म, और g प्लस ए को हम यहाँ पे बोल, अच्छा ये g प्लस ए आया है क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट ऊपर को जा रही है और g नीचे को है, तो यहाँ पे g प्लस ए आया है, ठीक है ना। लिफ्ट ऊपर को जा रही है और g नीचे होता है, तो यहाँ पे g प्लस ए आया है ना। ये कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्केलर फॉर्म में ऐड हुआ है। g फैक्टू, यहाँ पे g प्लस ए जो है g फैक्टू है, और g फैक्टू की जो जनरल डेफिनेशन है, जो g फैक्टू की जनरल डेफिनेशन है वो है वेक्टर g माइनस वेक्टर a, यानी एक तरीके का ये रिलेटिव g हो गया, g वेक्टर g माइनस वेक्टर a। तो जब रिलेटिव में दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिलेटिव लेने में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। रिलेटिव मोशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें होती हैं तो जो उनका रिलेटिव लिया जाता है वो दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है अपोजिट में ऐड होते हैं और सेम डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, चेक करिए जाके। इसीलिए यहाँ पे जी फैक्टू की वैल्यू जो कि एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में जी वेक्टर जी माइनस वेक्टर है, यहाँ बन गया जी प्लस ए। इट इज जस्ट लाइक रिलेटिव में था ना वी ए माइनस वी बी, और जब दोनों से अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो ऐड हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में। तो ये जी फैक्टू यहाँ पे जी प्लस ए बन गया क्योंकि जी नीचे है और ए ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो आपकी रीडिंग है एन जो है वो रीडिंग है वो आपके ट्रू वेट से कितनी ज़्यादा है, तो आप निकाल देना कितनी ज़्यादा भाई। एन आपकी अपरेंट वेट है, एम जी आपका ट्रू वेट है, तो कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में कितना ज़्यादा है ये आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया ना, परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, आपका ओरिजिनल कितना है एम जी, मेजर्ड कितना है एन, तो आप क्या करोगे एन माइनस एम जी अपान एम जी इंटू 100, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। ये आपका अपरेंट वेट, ये आपका ट्रू वेट। पहले आप ले लिया डिफरेंस, फिर आप ओरिजिनल डिवाइड कर दो ओरिजिनल से, इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज, और रिलेटिव में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज चेंज। तो व्हाट इज योर एन माइनस एम जी, एन माइनस एम जी यहाँ से कितना है एम ए, तो एन माइनस एम जी हो जाएगा एम ए, तो ये हो जाएगा एम ए अपान एम जी इंटू 100 से ए बाई जी। चेक कर लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बोले या खाली चेंज निकाल, एन माइनस एम जी क्या, खाली चेंज, और वो चेंज कितने के बराबर है, जाहिर से बताओ एम ए के बराबर है। देख लो यहाँ भी देख सकते हो एन बराबर एम जी प्लस एम ए, एन कितना ज़्यादा आ गया एम जी से, एम ए के बराबर। और इसी तरीके से अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड होगी तो जहाँ पे n बराबर g प्लस आया था, एम जी प्लस ए आया था, वहाँ पे g माइनस ए आएगा। यहाँ पे इस बार g फैक्टर की वैल्यू g माइनस होगी क्योंकि g भी नीचे और लिफ्ट भी नीचे एक्सेलरेट करेगी, तो रिलेटिव में जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो माइनस आता है। इसके बारे में सोचिए, और मैं देखता हूँ टाइम की क्या पोजीशन है, तो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बात करूँ, नहीं तो आज के लिए यहाँ रोकना पड़ेगा इसको।